এত মানে আর না খাওয়া, তোমরা কত মানুষ না খেয়ে মরে যাচ্ছে, এই জিনিসটা যে ভিতরে খুব খুব ব্যথা দিয়েছিল, খুব ব্যথা দিয়েছিল। The 3 million people have no house, and that is why they have no ration card. It's so wrong, so wrong. এরকম যে কত, আহা আহা, সব কিছু ব্রিটিশ সোলজার, সব ব্রিটিশ সোলজারের জন্য থাকবে, কারণ খাবার ভালো খাবার জিনিস, বাট দিস গরিব মানুষ যারা পুয়ার পিপল। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, साल 1943 पश्चिम बंगाल के पशगुरा थाना का शाहपुर पोटा गांव, एक बुनकर अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी तक मुहैया नहीं करा पा रहा था। भूख उसके सिर पर ऐसे सवार हो गई थी कि वो पागलों की तरह भटकने लगा। एक दिन उसकी लाश बंगाल की कांसाई नदी में मिली। उसकी पत्नी जब कई दिनों तक अपने 2 बेटों का पेट ना भर सकी तो उसने अपने छोटे बेटे को भी कांसाई नदी में बहा दिया। दोस्तों, पूर्वी बंगाल के 30 लाख लोग इसी तरह तड़प तड़प कर भूख से मरने के लिए मजबूर हो गए। खेतों में फसलों की जगह लाशें पड़ी थी। नदियों में मरे हुए लोगों की लाशें तैर रही थी। कुत्ते और गिद्ध शवों को नोच नोच कर खा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि भारत में ये सब कुछ उस समय के ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल के एक गलत फैसले की वजह से हुआ था। दिसंबर 1941 में जापानी सेना ने ब्रिटिश उपनिवेश सिंगापुर और बर्मा, जिसे हम म्यांमार कहते हैं, उस पर कब्जे के लिए हमला कर दिया। अगले 5 महीने तक चली इस जंग के बाद मई 1942 में जापानी सेना ने दोनों जगहों को जीत लिया और इसके बाद जापान की सेना भारत की तरफ बढ़ी। जल्द ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी जापानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया और ऐसा माना जाने लगा कि जापान जल्द ही बंगाल पर भी हमला कर देगा। दूसरे विश्व युद्ध के समय कलकत्ता अंग्रेजों के वार प्लान का एक अहम सेंटर हुआ करता था और इसी वजह से ब्रिटिश सेना को जापानी नौसेना के हमले की उम्मीद थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के चटगांव और मिदनापुर जैसे तटीय इलाकों में डिनायल पॉलिसी लागू कर दी। कहा जाता है कि अंग्रेजों की इसी पॉलिसी की वजह से बंगाल में भूखमरी की शुरुआत हुई थी। इस पॉलिसी के पीछे अंग्रेजों की सोच थी कि जापानी नौसैनिक अगर यहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाएगा। बंगाल के उस समय के सीएम फजलुल हक ने अंग्रेज सरकार की इस पॉलिसी की आलोचना की और सबके लिए दाल भात का नारा दिया था। दूसरी तरफ ब्रिटेन के हजारों हजार सैनिक कलकत्ता पहुंच रहे थे। उनके खाने पीने के लिए बड़ी मात्रा में अनाज की जरूरत थी और अंग्रेज सैनिकों को खाने की किल्लत ना हो, इसके लिए अंग्रेजी सरकार ने ऐसी नीति तैयार की जिससे अनाजों की आपूर्ति सैनिक कैंपों और शहरों की ओर हो गई, जिसकी वजह से बंगाल के गांवों में अनाज की कमी पड़ गई। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने केवल उन लोगों तक अनाज पहुंचने दिया जो युद्ध लड़ने के लिहाज से जरूरी थे। गांव में अनाज की आपूर्ति कम होने के कारण भूख से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। सरकारी गोदामों में अनाज की कमी ना हो, इसके लिए पुलिस लोगों के घरों से चावल जब्त करके ले जाने लगी, जिसके कारण उस समय चावल का भाव लगभग 8 से 10 गुना तक बढ़ गया और गांव के बाजारों में चावल पूरी तरह से खत्म हो गए। किसानों से जो चावल सरकार और पुलिस नहीं जब्त कर पाई, उसे कारोबारी और कालाबाजारी करने वाले व्यापारी ऊंचे दामों में खरीद कर ले गए और इस तरह बड़ी संख्या में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कलकत्ता की सड़कें, पूर्वी बंगाल के गांव और खेतों में फसलों की जगह इंसानों की लाशें दिखाई देने लगी। उस समय के हालात इतने बदतर थे कि इतिहासकार माइक डेविस ने अपनी किताब लेट विक्टोरियन हेलोकॉस्ट में बंगाल में भूख से मरने वाले लोगों की तुलना निजी शिवर और हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से मरने वाले लोगों से कर दी।
उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि बंगाल में औपनिवेशिक काल के दौरान भूख से मर रहे लोगों की हालत करीब करीब 18,000 फुट की ऊंचाई से हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों से मरने वाले आम लोगों के जैसी ही थी। पॉवर्टी एंड फेमिन किताब के लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के मुताबिक 1943 में जब बंगाल में भूख से लोग सड़क पर तड़प कर मर रहे थे, तब हर इंसान को खिलाने के लिए सरकारी गोदामों में चावल तो काफी थे, लेकिन बहुत कम लोगों के पास इस चावल को खरीदने के लिए पैसा था। 16 अक्टूबर 1942 में आए चक्रवात की वजह से मिदनापुर और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। समुद्र के किनारे करीब 20 फीट ऊंची लहरें उठ रही थी और बंगाल में 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। इस तूफान की वजह से बंगाल में करीब 40,000 लोगों की मौत हुई थी और तूफान से किसी तरह बचे लोग अपना घर छोड़कर हावड़ा और कलकत्ता जैसे शहरों में जाने के लिए मजबूर हो गए। चक्रवात की वजह से पश्चिम मेदिनीपुर और आसपास के इलाकों में फसलों की पैदावार अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन बावजूद इसके बंगाल के दूसरे हिस्सों में 1941 की तुलना में इस साल चावल की अच्छी पैदावार हुई थी। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स ने भी अपने रिसर्च पेपर में बताया था कि 1943 में बंगाल का अकाल भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र ऐसा अकाल था जो सूखे की वजह से या फसलों के नष्ट होने की वजह से नहीं था, बल्कि ये अकाल मानव निर्मित था, जिसका मुख्य कारण थी अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियां। इस साल हाल के सालों की तुलना में बंगाल की मिट्टी में नमी औसत से ज्यादा थी, जिसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी अनाज की पैदावार करने में पूरी तरह से सक्षम थी। मधुश्री मुखर्जी अपनी किताब चर्चिल सीक्रेट वॉर के मुताबिक 27 जुलाई 1943 को आर्चिबाल्ड बेवेल ने अपनी डायरी में लिखा था कि बंगाल के अकाल को ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल बड़ा मुद्दा नहीं मानते थे, बल्कि इसे लोकल इशू मानते थे। 4 अगस्त को ब्रिटिश पीएम चर्चिल के नेतृत्व में वॉर कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में बंगाल में भूख से मर रहे लोगों के लिए अनाज भेजे जाने का मुद्दा उठाया गया और अधिकारियों ने तत्काल 5 लाख टन गेहूं भारत भेजने की सिफारिश की। बैठक में चर्चिल ने यह कहते हुए भारत में अनाज भेजने के लिए मना कर दिया था कि खरगोश की तरह बच्चे पैदा करने वाले भारतीय लोग इस अकाल के लिए खुद जिम्मेवार हैं। और वहीं दूसरी तरफ इसी बैठक में चर्चिल ने यूरोप के बाकी हिस्सों में अनाज भेजने के लिए आदेश दिए थे, ताकि जंग के दौरान अंग्रेज सैनिकों के लिए खाने पीने की कमी ना हो। भारत के फील्ड मार्शल रहे आर्चिबाल्ड बेवेल ने बाद में अपनी डायरी में लिखा था कि बंगाल का अकाल औपनिवेशिक काल के दौरान सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार की इमेज को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती। नेशनल मेडिसिन लाइब्रेरी वेबसाइट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अगस्त 1943 में कलकत्ता के मेयर सैयद ने अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखकर जल्द से जल्द अनाज भेजने की अपील की थी। ऐसा माना जाता है कि भारत को इमरजेंसी फूड सप्लाई करने की अमेरिकी सरकार के फैसले को विंस्टन चर्चिल ने ठुकरा दिया था। इतना ही नहीं, कनाडा ने जब 1 लाख टन गेहूं मदद के तौर पर भारत भेजना चाहा तो इस पर भी ब्रिटेन की एक कमेटी ने रोक लगा दी। ब्रिटिश सरकार से मदद नहीं मिलने पर जब भारतीय विधानसभा के लोगों ने संयुक्त राष्ट्र राहत और पुनर्वास विभाग से खाद्य सहायता मांगने की कोशिश की तो चर्चिल सरकार ने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी थी। विंस्टन चर्चिल ज्यादातर फैसले अपने दोस्त फ्रेडरिक लिंडमैन से सलाह लेने के बाद करते थे। फ्रेडरिक पीएम चर्चिल के इतने ज्यादा करीब थे कि उन्होंने उसे वॉर कैबिनेट का हिस्सा बनाया था। इतना ही नहीं, फ्रेडरिक ने अलग अलग मुद्दों पर सलाह देते हुए 2000 से ज्यादा मेमो चर्चिल को लिखे थे, जिनमें से एक भारत में भूख से मर रहे लोगों के लिए अनाज नहीं भेजने को लेकर भी था। चर्चिल ने भारत के सरकारी गोदामों में जमा अतिरिक्त अनाज को भी श्रीलंका में तैनात अंग्रेजी सैनिकों के लिए भेजने का आदेश दिया था। जब ऑस्ट्रेलिया से चलकर गेहूं से भरे जहाज भारतीय बंदरगाह पर पहुंचे तो अंग्रेज अधिकारियों ने इस जहाज को यहां से सीधे मध्य पूर्व की तरफ भेज दिया। 1943 में ब्रिटिश पीएम चर्चिल के बयानों और नीतियों से ऐसा लग रहा था कि उन्हें बंगाल में भूख से मर रहे लोगों की चिंता बिल्कुल नहीं थी। वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिर्फ और सिर्फ इंडियन रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते थे और इसी वजह से उन्हें बंगाल में मर रहे लोगों की खबर को दबाने के लिए सेंसरशिप और प्रोपगेंडे का सहारा लिया था। पीएम चर्चिल नहीं चाहते थे कि भारत में भूख से मर रहे लोगों की खबर उनके देश के लोगों तक पहुंचे। इसी वजह से उनकी सरकार ने इस अकाल के लिए जिम्मेदार भारत की जमींदारी प्रथा और मानसून को बताना शुरू कर दिया। मार्च 1943 से अक्टूबर 1943 तक किसी को भी अकाल पर रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्टेट्समैन अखबार के संपादक
संपादक इयान स्टीफेंस ने कलकत्ता की गलियों और सड़कों पर पड़ी लाशों की तस्वीर छापकर अकाल की डरावनी तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की थी, जिसके करीब 6 महीने बाद ब्रिटिश संसद ने ये स्वीकार किया था कि बंगाल विनाशकारी अकाल की चपेट में है। दोस्तों, आजादी से पहले भी इतिहास की कई ऐसी काली घटनाएं मौजूद हैं जो अंग्रेजी शासन की क्रूरता की गवाही देती हैं, अंतरात्मा को अंदर तक झकझोर देती हैं। 30 लाख लोग और बच्चे अंग्रेजी शासक के गलत फैसले की वजह से भूख से तड़प तड़प कर मर गए और ये घटना आज भी अंग्रेजों के मुंह पर उनके शासकों की वजह से कालिक पोत रही है। ऐसे बहुत सी इतिहास की घटनाएं हैं जिन्हें आज भी लोग जिनसे बेखबर हैं। जुड़े रहिए चैनल पर मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और समय समय पर देखते और सुनते रहिए इतिहास से जुड़ी उन घटनाओं के बारे में जिनसे आज भी लोग अनजान हैं। कोई प्रश्न या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।